हाय। हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक का 12th चैप्टर, जिसका नाम है द सी प्री प्रोसेसर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन A.A। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज की 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि परफेक्टली मीनिंग निकालता है कि प्री प्रोसेसर होता क्या है। तो सबसे पहला हमारे पास में ऑप्शन है ए मैसेज फ्रॉम कंपाइलर टू द प्रोग्रामर। नहीं, कंपाइलर से प्रोग्रामर के पास में कोई मैसेज नहीं जाता है जो कि प्री प्रोसेसर ऐसा कोई काम करता है। ए मैसेज फ्रॉम कंपाइलर टू द लिंकर। नहीं, कंपाइलर से तो लिंकर के पास में सीधा कोई कनेक्शन ही नहीं होता। जब कंपाइलर के थ्रू पास होता है उसके बाद में सबसे पहले असेंबलिंग फाइल बनती है, असेंबलर के बाद में लिंकर के पास में जाता है, लिंकर के पास बाद में लोडर के पास में चला जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट में हमारा फॉल्स हो गया है। थर्ड स्टेटमेंट है मैसेज फ्रॉम प्रोग्रामर टू द प्री प्रोसेसर। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जिसके आगे हैश लगा हुआ रहता है वो काम क्या करती है कि प्री प्रोसेसिंग के बताती है कि जब भी प्रोग्राम को आप डिबग करने की कोशिश करते हैं, डिबग करने के लिए बोलते हैं, तो सबसे पहले प्री प्रोसेसर एग्जीक्यूट होता है और जो हमारा एक्सपेंडेड कोड होता है प्री प्रोसेसर उसको फिर एक्सपेंडेबल जो कोड है उसको कंपाइलर को भेजता है। तो ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है ए मैसेज फ्रॉम प्रोग्रामर टू द माइक्रो प्री प्रोसेसर। ये तो कुछ होता ही नहीं है इसी के अंदर। तो स्टेटमेंट हमारा जो सबसे रिलेवेंट है वो कौन सा है ए मैसेज फ्रॉम द प्रोग्रामर टू द प्री प्रोसेसर की प्रोग्रामर ने जो भी प्रोग्राम टाइप करा है उसको जब कंपाइलर के अंदर डिबग करने के लिए भेजते हैं या रन कराने के लिए भेजते हैं तो उस टाइम पे जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है ए मैसेज फ्रॉम प्रोग्रामर टू द प्री प्रोसेसर। उसमें अगर प्री प्रोसेसर यूज करा हुआ है आपने यूज करा हुआ है तो सबसे पहले वो प्री प्रोसेसर के पास में जाएगा प्रोग्राम। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया आपके पास में ऑप्शन 3। सेकंड क्वेश्चन A.B है हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली फाउंड हैश डिफाइंड स्टेटमेंट। हैश डिफाइंड स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं? हैश तो प्री प्रोसेसर को डिनोट करता है कि ये कुछ प्री प्रोसेसर है और डिफाइन क्या करता है मैक्रो को डिफाइन करने का काम करता है। तो इसके अंदर क्या बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली फॉर्म्ड हैश डिफाइंड स्टेटमेंट। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन से करेक्टली डिफाइंड मैक्रोज हैं। मैक्रोज किस तरह के होते हैं? सिंगल मैक्रोज भी हो गए जो कि कांस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं और मैक्रो विद फंक्शंस भी होते हैं जिसके अंदर की मैक्रो विद आर्ग्यूमेंट और विदाउट आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हैश डिफाइन इन पर फिट 12। जब भी हम मैक्रो डिफाइन करते हैं तो वैसे तो कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं होता, लेकिन सबसे पहला रूल क्या होता है कि जो मैक्रो का जो टेम्पलेट होता है जो इसके अंदर ये फर्स्ट है मैक्रो के टेम्पलेट को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो कैपिटल लेटर के अंदर लिखा हुआ है और जब मैक्रो का नाम लिखते हैं तो उसके अंदर कहीं पे भी हम स्पेस नहीं छोड़ते हैं। तो इसके अंदर भी कहीं भी कोई स्पेस नहीं है। और मैक्रो का टेम्पलेट और मैक्रो एक्सपेंशन दोनों के बीच में स्पेस होता है तो इसके अंदर ये स्पेस है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है। उसके बाद में सेमीकोलन भी नहीं लगा हुआ कि मतलब स्टेटमेंट को टर्मिनेट भी नहीं करा हुआ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है। सेकंड आता है हैश डिफाइंड। तो ये बिल्कुल ठीक है। SQR मतलब कि कोई होगा जो स्क्वायर रूट निकालता होगा, ब्रैकेट में पास कर दिया x और x मल्टीप्लाइड बाई x। तो ये बिल्कुल मैक्रो विद डेफिनेशन है, मैक्रो विद आर्ग्यूमेंट है। तो ये बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है। थर्ड है हैश डिफाइन SQR x मल्टीप्लाइड बाई x। देखा जाए तो जो स्टेटमेंट थर्ड है ये भी इसके अंदर कोई गलती नहीं है, लेकिन इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट वैसा नहीं आएगा जैसा कि हमको डिजायर्ड है, जैसे कि हमको रिक्वायरमेंट होगी। हम यहाँ पे मैक्रो के अंदर डिफाइन कर रहे हैं कि SQR मतलब कि स्क्वायर रूट निकालना है। अगर इसके अंदर आपने 4 का स्क्वायर रूट निकाला तो 4/4 कर देगा, लेकिन अगर 4/4 100 डिवाइडेड बाई 100 को अगर इससे निकालोगे आप तो ये आउटपुट कुछ और ही देगा जो कि हमारा एक्चुअल नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। ये क्यों होगा? क्योंकि जब इसका एक्सपेंशन होगा तो 100 डिवाइडेड बाई SQR x अगर हम पास करेंगे तो क्या होगा 100 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो पहले क्या करेगा 100 को 4 से डिवाइड कर देगा तो क्या आएगा 25 और 25 को उसके बाद में मल्टीप्लाइड कर देगा 4 से तो आउटपुट आ जाएगा 100। जबकि अगर 100 को 4/4 से डिवाइड करते तो हमारे पास में आंसर आना चाहिए था 6। तो स्टेटमेंट थर्ड तो हमारा गलत हो गया। फोर्थ है हैश डिफाइन SQR x मल्टीप्लाइड बाई x। स्टेटमेंट सेकंड एंड फोर्थ इन दोनों के अंदर केवल एक डिफरेंस है कि हैश एंड डिफाइन के बीच में स्पेस है, जो कि ऑप्शनल आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है जो कि डिफाइन करते हैं मैक्रो को। स्टेटमेंट थर्ड को भी आप बिल्कुल गलत नहीं बोल सकते, लेकिन ये वो गलती है इसके अंदर की जो हम आउटपुट चाहते हैं वो आउटपुट कभी आएगा और कभी नहीं आएगा। ओके, ऑप्शन 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट इन दिस। अब है A.C इसके अंदर बताना में स्टेट ट्रू और फॉल्स की जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो सही है या गलत है। सबसे पहला है ए मैक्रो मस्ट ऑलवेज बी रिटन इन कैपिटल लेटर। ऐसा हम लिखते हैं और स्टैंडर्ड हर प्रोग्रामर इसको फॉलो करता है, बट ऐसा
कंपाइलर के थ्रू ऐसा कोई रूल नहीं है कि हर लेटर को कैपिटल लेटर में लिखा जाए। सेकंड है, ए मैक्रो शुड ऑलवेज बी अकोमोडेट इन ए सिंगल लाइन। नहीं, मैक्रो आप मल्टीपल लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं। मल्टीपल लाइन के अंदर यूज करने के लिए क्या करते हैं, बैक स्लैश का यूज करते हैं, तो उसको एज ए फंक्शन की तरह भी आप लिख सकते हो। तो एक मैक्रो जो था सिंगल लाइन के साथ में खत्म नहीं होता है, मल्टीपल लाइन भी हो सकती है। थर्ड है, आफ्टर प्री प्रोसेसिंग व्हेन द प्रोग्राम इज सेंट फॉर कंपाइलेशन द मैक्रो आर रिमूव्ड फ्रॉम द एक्सपेंडेड सोर्स कोड। बिल्कुल, प्री प्रोसेसर का काम ही क्या होता है, जो भी आपने मैक्रोज डिफाइन है, जहां जहां आपने वो मैक्रो को कॉल कराया, वो मैक्रो की जगह पे जो मैक्रो के अंदर जो एक्सपेंशन के अंदर जो कोड लिखा होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं और मैक्रो वहां से हट जाता है। इवन आप हैश इंक्लूड stdio.h करते हैं, हैश इंक्लूड conio.h करते हैं, ये स्टेटमेंट भी वहां से रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि हैश इंक्लूड.h का stdio.h और conio.h का कोड उठ करके उस मेन फाइल के अंदर कॉपी पेस्ट हो जाता है। फोर्थ आता है, मैक्रोज विद आर्ग्यूमेंट आर नॉट अलाउड। मैक्रोज विद आर्ग्यूमेंट्स अलाउड हैं, फंक्शन की तरह आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेस्टेड मैक्रोज आर अलाउड, बिल्कुल सही है। नेस्टेड मैक्रोज आर अलाउड का मतलब कि नेस्टेड मैक्रो की डेफिनेशन नहीं होती, एक मैक्रो के अंदर दूसरे मैक्रो को हम कॉल कर सकते हैं, तो नेस्टेड मैक्रोज भी अलाउड होते हैं। 6 है, इन ए मैक्रो कॉल द कंट्रोल इज पास टू द मैक्रो। नहीं, मैक्रो कॉल के अंदर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का जो कंट्रोल है वो पास मैक्रो तक नहीं होता। उससे पहले प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है, उससे पहले जब कंपाइलेशन के लिए जाता है, तो प्री प्रोसेसिंग से कंपाइलेशन के बीच में जाने के टाइम पे मैक्रो को रिप्लेस कर दिया जाता है उसके एक्सपेंडेबल कोड के साथ में, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। अब आता है हमारे पास में A.D, हाउ मैनी हैश इंक्लूड डायरेक्टिव कैन बी देयर इन ए गिवन प्रोग्राम फाइल। इसका मतलब है कि कितने प्री प्रोसेसर इंक्लूजन फाइल इंक्लूजन टाइप की आप यूज कर सकते हो किसी एक प्रोग्राम के अंदर, तो ये अनलिमिटेड है, जितनी आपकी रिक्वायरमेट होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज करेंगे, तो इसका आंसर होगा अनलिमिटेड, मतलब कि कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद होता है A.E, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग टू इंक्लूड डायरेक्टिव्स। हैश इंक्लूड बिल्कुल एक जैसे लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर बीच में कोनियो लिखा हुआ है और यहाँ पे कोनियो लिखा हुआ है। इनके अंदर डिफरेंस केवल दोनों के दोनों कोई फाइल्स पड़ी हुई है हमारे सोर्स कोड के साथ के अंदर, जिनको कि जब प्री प्रोसेसर है कॉल करेगा और एक्सपेंडेबल कोड इनके थ्रू जनरेट करेगा। इनके अंदर फर्क केवल इतना सही होता है कि जब डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो फाइल कहाँ सर्च होती है, और सिंगल और ग्रेटर देन के साइन के बीच में जब लिखते हैं या एंगल ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं तो फाइल की लोकेशन कहाँ सर्च होती है। तो डबल कोट्स में लिखने पर जनरली यूज्ड फॉर यूजर डिफाइंड फंक्शंस के लिए, अगर आपने कोई यूजर डिफाइंड फाइल बनाई है तो उसके लिए conio.h यूज करते हैं, और ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की फाइल्स के लिए यूज करते हैं। जब कोई स्टैंडर्ड फाइल लिख देते तो आपके सोर्स कोड के जो फोल्डर है वहां पे भी सर्च करता है, और जब भी आपका कंपाइलर है उसके अंदर जहां पे सर्च पाथ डिफाइन कर रखा है ये वहां पे भी सर्च करता है। लेकिन conio.h जब डबल कोट्स के अंदर लिखते हो तो केवल आपका सोर्स कोड की जो फाइल है ये सीधा वहीं से उठा करके चेक करेगा उसको। उसके बाद होता है क्वेश्चन A.F, इसका मतलब क्या है, ए हेडर फाइल इज, कि हेडर फाइल होती क्या है, जो हम हैश इंक्लूड stdio.h बोलते हैं उसके अंदर हेडर फाइल बोल देते हैं कि ये हेडर फाइल है। हेडर फाइल क्या होती है, stdio.h के अंदर क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से रिलेटेड मैक्रोज डिफाइंड है, उसके अंदर फंक्शंस डिफाइंड है। तो क्या होता है जिसके अंदर मैक्रोज और फंक्शंस डिफाइन होते हैं वो क्या होते हैं, हेडर फाइल। तो पहला स्टेटमेंट है फाइल दैट कंटेन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस को होल्ड करके रखती है। या सेकंड स्टेटमेंट फाइल दैट कंटेन डेफिनेशंस एंड मैक्रोज, बिल्कुल ये सही है कि फाइल दैट कंटेन डेफिनेशंस एंड मैक्रो, डेफिनेशन मतलब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस भी हो सकते हैं और हमारे खुद के बनाए हुए फंक्शंस भी हो सकते हैं। ए फाइल दैट कंटेन यूजर डिफाइंड फंक्शन, ए फाइल दैट इज प्रेजेंट इन करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो ए फाइल दैट कंटेन डेफिनेशन एंड मैक्रो प्रॉपरली उसको डिफाइन कर सकते हैं हम हेडर फाइल के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, तो इसमें से कौन सा प्री प्रोसेसर नहीं है। हैश इफ, बिल्कुल ये प्री प्रोसेसर है। हैश इफ क्या यूज करेगा, हैश इफ का यूज होता है कि कंडीशनल चेक होती है कि मतलब जीरो या फॉल्स, मतलब ट्रू या फॉल्स इसके आगे कंडीशन चेक होगी। हैश इफ मतलब जहां पे अगर ट्रू या फॉल्स होगा तो वो पर्टिकुलर, अगर ट्रू होने पे है तो प्रोग्राम रन होगा। हैश इफ के बाद में जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो कंपाइलर के पास में चले जाएंगे, अदरवाइज वो नहीं जाएंगे। एल्स इफ अनडेफ, थर्ड वाला है अनडेफ, मतलब कि जो डिफाइंड मैक्रो है उसको अनडिफाइंड करने के लिए यूज होता है। PRAGMA, ये भी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपका काम आता है
कि आपके पर्टिकुलर प्रोग्राम के फीचर्स को ऑन करना या ऑफ करना, उस कंडीशन के अंदर आपको ये यूज में आता है। इसके अंदर एल्स इफ नाम की कोई चीज नहीं होती। मैक्रो के अंदर क्या होता है, ELIF, उसको बोलते हैं एल्स इफ। तो सेकंड जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नहीं है, तो एल्स इफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नहीं है। अब आता है हमारे पास ऑल मैक्रो सब्स्टिट्यूशन इन ए प्रोग्राम आर डन। सभी मैक्रो जो प्रोग्राम के अंदर डिफाइन है उनका सब्स्टिट्यूशन कब करा जाता है, बिफोर कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम, आफ्टर कंपाइलेशन, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, नन ऑफ द अबोव। बिफोर कंपाइलेशन, जैसे ही आप कंपाइल के लिए करते हैं तो सारे प्री प्रोसेसर के पास में जब जाते हैं तो प्री प्रोसेसर सभी मैक्रोज का टेम्पलेट को रिप्लेस कर देता है मैक्रो के एक्सपेंशन कोड के साथ में। तो बिफोर कंपाइलेशन सारे के सारे मैक्रो एक्सपेंड हो जाते हैं। इसके बाद में आता है हमारे पास में a.ji is replaced by the content of the file name hash include file name। जो hash include file name है ये रिप्लेस किसके साथ में कर दिया जाता है, कब कर दिया जाता है, बिफोर कंपाइलेशन, आफ्टर कंपाइलेशन, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, नन ऑफ द अबव। बिफोर कंपाइलेशन फाइल नेम को, जिस फाइल नेम के अंदर जो कोड हैश इंक्लूड रहता है कि फाइल नेम नाम की जो फाइल है उसके अंदर जो भी कोड है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा बिफोर कंपाइलेशन। तो आउटपुट में क्या आएगा, बिफोर कंपाइलेशन। तो ये हमारी क्वेश्चन चैप्टर 12 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन 8 डॉट पूरा सोल्व हो चुका है। इसके अंदर की हमने देखा है कि मैक्रोज कैसे डिफाइन होते हैं, मैक्रोज विद फंक्शंस कैसे डिफाइन होते हैं, और फाइल इंक्लूजन क्या होता है, कंडीशनल कंपाइलेशन क्या होता है। ओके, थैंक यू।